वेलकम टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, शुरू करने जा रहे हैं हम सेटिंग ऑफ बिजनेस एंटिटीज एंड इंडस्ट्रियल लेबर लॉ। यानी कि हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं इसमें हम डेप्थ में लेबर लॉ के बारे में पढ़ेंगे और बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में जितने भी चैप्टर्स हैं ना उसको कंप्लीट करेंगे और कोशिश करेंगे वो सारे टॉपिक को कवर करने के लिए जो आपके एग्जाम्स में आएगा और आने वाला भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। और जो शुरुआत है ना ये अपन करने जा रहे हैं फैक्ट्रीज एक्ट से। किससे शुरुआत करेंगे? फैक्ट्रीज एक्ट से। तो सबसे पहले समय को वेस्ट नहीं करते हुए हमारी जो शुरुआत है वो लेबर लॉ की हो चुकी है, जहां पर वर्ड टू वर्ड बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में जो हमारे द्वारा नोट्स बनाया गया है और उसको डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस करते हुए जितने भी चैप्टर्स है ना उसको बेहतरीन तरीके से हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए, जो शुरुआत है ये हम फैक्ट्री एक्ट से कर रहे हैं। हम सबको पता है जो लॉ है ना ये वेलफेयर के हिसाब से ही बनाई जाती है। यानी कि ये जो फैक्ट्रीज एक्ट है ये चैप्टर्स लेबर लॉ के बारे में ही है। मतलब जो वर्कर्स हैं यानी कि एम्प्लॉय है उनकी सेफ्टी, उनकी हेल्थ और वर्किंग कंडीशंस को प्रोटेक्ट करने के लिए इसको लाया गया है। यानी कि ये जो चैप्टर्स है ना ये डील करता है प्रोटेक्ट वर्कर, उसके वेलफेयर एंड सेफ्टी एंड वर्किंग कंडीशंस इन फैक्ट्री, इन सबको डील करता है। तो सोचो, एक जो फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री जो है जहां पर वर्कर अगर बिना सेफ्टी काम कर रहा हो तो कहीं ना कहीं उस वर्कर्स को नुकसान हो सकता है, उसकी हेल्थ को नुकसान हो सकती है, उसकी बॉडी हार्म हो सकता है। तो गवर्नमेंट का जो ये लॉ है फैक्ट्रीज एक्ट ये इंश्योर करता है कि जो उनको प्रॉपर तरीके से प्रिकॉशंस दिया जाए। यानी कि अगर आप कोई ऐसी फैक्ट्री में काम कर रहे हो जहां पर वर्कर्स को डैमेजेस होने का चांसेस, नुकसान होने का चांसेस, जो हार्म होने का चांसेस काफी ज्यादा होगा, तो ये लॉ जो है ये कहीं ना कहीं ये सेफ्टी प्रोवाइड करने का काम करेगा। यानी कि उनको जैसे हेलमेट्स देना, ग्लोव्स देना और सेफ एनवायरनमेंट देने का काम करता है। तो चलिए हम शुरुआत कर रहे हैं फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के बारे में। एकदम डेप्थ में और वर्ड टू वर्ड समझेंगे और सारे चैप्टर्स को बहुत ही सिंपल तरीके से कंप्लीट करेंगे। अब सबसे पहले तो आप ये समझ लो, जो ये फैक्ट्रीज एक्ट 1948 जो है ये एक इंपॉर्टेंट लॉ है जो 1948 में बना था, जिसका मेन एम ही था वर्कर की सेफ्टी। मैं रिपीट कर रहा हूं, इसका जो मेन एम था ये था वर्कर की सेफ्टी, उसकी हेल्थ और प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस को बना करके रखना। यानी कि इसमें जो मेन काम जो था ये क्या था, मैं रिपीट कर रहा हूं, ये जो फैक्ट्रीज एक्ट है इसका जो मेन काम था ये था वर्कर की सेफ्टी इंश्योर करना। यानी कि हमारे साथ ही साथ आप सब भी नोट्स बनाते हुए चलेंगे ताकि आपको किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये जो लॉ है, ये लॉ जो है फैक्ट्रीज एक्ट 1948, ये लॉ रेगुलेट करता है वर्किंग कंडीशंस in factories and ensure safety and welfares of workers।
गॉट योर पॉइंट्स। अब हम आगे चलते हैं और एक एक जो वर्ड्स है ना इस चैप्टर्स की उसे कंप्लीट करते हैं। अब क्या है, अब ये अप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट की बात करते हैं। इट एक्सटेंड द होल ऑफ इंडिया फ्रॉम 1 अप्रैल 1949, यानी ये जो लॉ है ना ये पूरा इंडिया में अप्लाई होता है। 1 अप्रैल 1949 से ये इफेक्टिव है, यानी दिस लॉ is applicable throughout India from 1 April 1949। गॉट माय पॉइंट्स। यानी कि आप ये समझो जो आप चाहे बिहार में रह रहे हो, राजस्थान में रह रहे हो, वेस्ट बंगाल में रह रहे हो या महाराष्ट्र में रह रहे हो, ये लॉ आपके लिए अप्लीकेबल होगा। गॉट माय पॉइंट्स। नेक्स्ट जो बोल रहा है इट अप्लाई टू फैक्ट्रीज एज डिफाइन इन दिस एक्ट। सर इसका मतलब क्या है, यानी ये लॉ सिर्फ उन जगह पे अप्लाई होता है जहां पर फैक्ट्री की डेफिनेशंस आती है, यानी दिस एक्ट अप्लाई ओनली टू प्लेस दैट आर क्लासिफाइड एज फैक्ट्री अंडर दिस लॉ। यानी कि आप ये नहीं बोल सकते हो एक छोटा सा घर जहां पर दो लोग काम करते हैं उसे आप फैक्ट्री के रूप में स्टैब्लिश नहीं कर सकते हो, फैक्ट्री नहीं मान सकते हो। यानी एक लार्ज प्रोडक्शन यूनिट्स जहां 20+ वर्कर्स हैं वो हमारा फैक्ट्री है। यानी एक छोटे से घर जहां पर 2 से 4 लोग अगर काम कर रहे हैं तो उसे फैक्ट्री के रूप में हम सो नहीं कर पाएंगे, देख नहीं पाएंगे। हम उस लार्ज प्रोडक्शंस यूनिट्स की बात करते हैं जहां पर 20+ वर्कर्स फैक्ट्री में काम करते हैं। गॉट माय पॉइंट्स। तो ये जो वर्ड्स है ना, यानी ये हमें बोल रहा है, ये वर्ड्स हमें क्या बोल रहा है, ये हमें बोल रहा है दिस एक्ट अप्लाई only to place that are classified as factories under this law। गॉट माय पॉइंट्स। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है इसे समझते हैं। डेफिनेशंस ऑफ फैक्ट्री सेक्शन 2 सबसेक्शन एम में इसे डिफाइन किया गया है। फैक्ट्री का मतलब क्या होता है, फैक्ट्री का मतलब होता है प्रीमाइसिस। मैं रिपीट कर रहा हूं, फैक्ट्री का मतलब क्या होता है, फैक्ट्री का मतलब होता है प्रीमाइसिस इंक्लूडिंग दी दी प्रीसिंस। प्रीसिंस का मतलब क्या होता है, आसपास देयर ऑफ। सर फैक्ट्री का मतलब सिर्फ बिल्डिंग नहीं होता है बल्कि जो भी हमारा प्रीमाइसेस है और उसके आसपास की जो एरिया है ना उसे हम फैक्ट्री के रूप में देखते हैं। यानी अ फैक्ट्री इंक्लूड्स नॉट जस्ट द बिल्डिंग्स बट ऑल्सो द सराउंडिंग एरिया यूज्ड फॉर वर्क। यानी उसके आसपास के जो एरिया होते हैं जो काम के लिए यूज किया जाता है। अगर एक फैक्ट्री के बाहर स्टोरेज यार्ड है, रिपीट कर रहा हूं, एक फैक्ट्री के बाहर अगर स्टोरेज यार्ड है तो वो भी फैक्ट्री का ही पार्ट माना जाएगा। तो आप ये याद रखना, सिर्फ बिल्डिंग होना फैक्ट्री नहीं होगा, उसके आसपास के जो अपना स्टोरेज यार्ड होगा, जो एरिया होगा, उसे भी आप फैक्ट्री के अंदर ही डिफाइन करोगे। तो अब मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो वर्ड्स है ये क्या बोल रहा है, फैक्ट्री मीन्स प्रीमाइसेस इंक्लूडिंग दी प्रीसिंक्ट। अ फैक्ट्री includes not just building, not just the building, but also the surrounding area
यूज्ड फॉर वर्क। ये हम किस में बात कर रहे हैं? ये हम डेफिनेशंस ऑफ फैक्ट्री में की बात कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? डेफिनेशंस ऑफ फैक्ट्री की। ओके, अब यहाँ पर आगे चलते हैं और वर्ड्स को और बेहतर तरीके से कंप्लीट करते हैं। अब इसकी डेफिनेशंस की जो फैक्ट पॉइंट नंबर 1 है, ये बोल रहा है वेयर इन 10 और मोर वर्कर्स आर वर्किंग on any day of the previous 12 month, any day of previous 12 month, or and any manufacturing process is being carried on with the aid of power। सर, अब यहाँ पर जो वर्ड यूज किया गया है उसे समझना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर मैं जो ये बोलना चाहता हूँ ये क्या है, इसको पहले समझिए। फिर जो पॉइंट्स नंबर ये बी है, बोला वेयर इन 20 और मोर वर्कर्स आर वर्किंग ऑन एनी डे ऑफ द प्रीवियस 12 मंथ एंड एनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज बीइंग कैरिड ऑन विदाउट द एड ऑफ पावर। सर, अब इस चीज को अगर थोड़ा सा आप ध्यान से समझोगे तो ये दोनों पॉइंट्स आपको बेहतर तरीके से क्लियर हो पाएगा। सबसे पहले तो मैं कंडीशन ए की बात करता हूं। यहां पर क्या बोल रहा है, 10 या उससे ज्यादा वर्कर्स हैं और मशीन्स इलेक्ट्रिसिटी यानी कि पावर से चल रहा है। इफ 10 और मोर वर्कर्स आर वर्किंग एंड मैन्युफैक्चरिंग इज डन यूजिंग पावर। जो मैन्युफैक्चरिंग है वो किसको यूज किया, उस किसके लिए यूज किया जा रहा है? पावर के जरिए यूज किया जा रहा है। इट इज अ फैक्ट्री, यानी कि आप ऐसे समझो एक गारमेंट फैक्ट्री है और वहां पर 15 वर्कर्स हैं और वहां पर स्विंग जो मशीन्स है ना वो इलेक्ट्रिक है। तो आप जो मशीन्स को यूज कर रहे हो वो पावर के जरिए यूज कर रहे हो, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के रिसोर्सेस के जरिए आप यूज कर रहे हो, तो ये आपका फैक्ट्री होगा। कंडीशन बी क्या बोलता है? पहले तो कंडीशन ए में बोला, कंडीशन ए को फिर से हम रिपीट करते हैं। इफ 10 और मोर वर्कर्स आर वर्किंग एंड मैन्युफैक्चरिंग इज डन यूजिंग पावर, यानी कि जहां पर मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए पावर का यूज किया जाता है इसे हम फैक्ट्री बोलते हैं। दूसरा केसेस में बोल रहा है 20 और मोर वर्कर्स, 20 और मोर वर्कर्स आर वर्किंग विदाउट यूजिंग पावर, इट इज स्टिल अ फैक्ट्री। यानी कि दूसरा जो कंडीशन है उसमें ये बोला जा रहा है जो 20 या 20 से ज्यादा वर्कर्स बिना पावर यूज किए हुए अगर काम कर रहा है तो उसे भी हम फैक्ट्री के रूप में देखते हैं। जैसे अगर एक अगरबत्ती की यूनिट्स है उसमें 25 वर्कर जो है ना वो मैनुअली काम करते हैं तो उससे भी फैक्ट्री माना जाएगा। यानी कि जहां पर मशीन्स को इलेक्ट्रिसिटी के जरिए चलाया जाता है, पावर कंजम्पशन करते हुए चलाया जाता है, जहां पर पावर का यूज किया जाता है उससे भी फैक्ट्री बोलेंगे। अगर जहां 20 और मोर वर्कर्स है और वो मैनुअली काम करते हैं जहां पर इलेक्ट्रिसिटी मशीन्स का उतनी यूज नहीं है उससे भी हम फैक्ट्री बोलेंगे। तो ये दोनों वर्ड्स हमें अच्छे से लिख लेना है। जो कंडीशंस ए है डेफिनेशंस में एंड बी है, क्योंकि आप जब एग्जाम्स में आप लिखते हो तो आपको ये एक सिंपल तरीके से पता होना चाहिए जो हमें लिखना क्या है। मैंने पहली कंडीशन से बोला इफ 10 और मोर वर्कर्स आर वर्किंग एंड मैन्युफैक्चरिंग is done using power। जहां पर जो भी मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है वो किसको यूज करके हो रहा है? पावर को यूज करके। तो बेटा हम इसे फैक्ट्री बोलेंगे, मतलब इट इज अ फैक्ट्री। अब नेक्स्ट मैं बात करता हूं सेकेंड कंडीशंस क्या था। बोला 20 और मोर वर्कर्स है, 20 और मोर वर्कर्स है और ये जो पिछले 12 महीना में काम कर रहा है, ये जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है ना ये विदाउट द एड ऑफ पावर है।
विदाउट द एड ऑफ पावर का मतलब है जो यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज या तो मशीन्स का यूज नहीं हो रहा है। तो अगर विदाउट यूजिंग पावर अगर आप काम करते हो तो क्या ये फैक्ट्री होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि यहाँ पर वर्कर जो है वो 20 और मोर है। यानी कि if 20 or more workers are working without using power, it is still a factory। इसे भी हम क्या बोलेंगे? फैक्ट्री ही बोलेंगे। तो आपको ये दोनों पॉइंट्स अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है जो मैं बोल रहा हूं। जहां पर 25 वर्कर्स मैनुअली काम कर रहे हैं, तो क्या फैक्ट्री नहीं होगा? बिल्कुल, उसे भी हम फैक्ट्री के रूप में ही ट्रीट करेंगे। होप सो आपको यहां तक तो समझ में आ चुका है। नेक्स्ट अब क्या वर्ड यूज कर रहा है? एक्सेप्शन। एक्सेप्शंस मतलब हम बात कर रहे हैं किसका? अप्लीकेबिलिटी का, यानी ऐसी चीज जहां पर जो चीजें अप्लाई नहीं हो रहा है। दी फॉलोइंग आर नॉट कवर्ड बाय द डेफिनेशन, जो फैक्ट्री के डेफिनेशन में नहीं आएगा। पहला पॉइंट है रेलवे रनिंग सेट नॉट कवर्ड इन फैक्ट्री डेफिनेशंस। तो कुछ जगह ऐसे भी होते हैं जो फैक्ट्री जैसे लगती तो जरूर है, बट उसे आप फैक्ट्री नहीं मान सकते हो। यानी कि सर्टेन वर्क प्लेसेस आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम दी डेफिनेशंस ऑफ फैक्ट्री। यानी कुछ ऐसे वर्क प्लेसेस होते हैं जिसको फैक्ट्री की डेफिनेशन से अलग रखा जाता है। व्हाट माय पॉइंट्स? जैसे रेलवे या माइनिंग एरिया में जो वर्कर्स होते हैं ना, उनको ना फैक्ट्री से अलग रखा गया है। तो हम जो वर्ड यूज कर रहे हैं रेलवे रनिंग सेट, तो रेलवे रनिंग सेट इज नॉट कंसिडर्ड इज अ फैक्ट्री। डॉट माय पॉइंट्स, यानी कि जहां पर आप बोल सकते हो जो ट्रेन की रिपेयर एंड मेंटेनेंस होती है उसे आप फैक्ट्री नहीं मान सकते हो। यानी कि रेलवे रनिंग सेट इज नॉट कंसिडर्ड अ फैक्ट्री। रेलवे रनिंग सेट्स को हम क्या कंसिडर नहीं कर सकते हैं? फैक्ट्री कंसिडर नहीं कर सकते हैं। लेकिन ऐसे ही जो नेक्स्ट जो पॉइंट्स है ये माइंस का है। अब माइंस की मतलब क्या है? माइंस आर एक्सक्लूडेड बिकॉज दे आर गवर्न बाय सेपरेट लॉ। इसके लिए सेपरेट लॉ बनाया गया है, ये फैक्ट्रीज एक्ट में नहीं आ सकता है। जैसे आपने सुना होगा झारखंड की कोल माइंस के बारे में, वो माइंस एक्ट के अंदर आता है, फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर नहीं आता है। तो याद रखना जो माइंस है ना, माइंस आर एक्सक्लूडेड बिकॉज दे आर गवर्नड बाय सेपरेट लॉ। इसके लिए सेपरेट लॉ है। इसके लिए सेपरेट लॉ है। गॉट माय पॉइंट्स? नेक्स्ट जो आपका है माइंस के बाद जो मैं बात करने जा रहा हूं ये है मोबाइल यूनिट्स ऑफ आर्म फोर्सेस। मोबाइल यूनिट्स ऑफ आर्म फोर्सेस। तो अब सर इसका मतलब क्या है मोबाइल यूनिट्स ऑफ आर्म फोर्सेस? यानी आर्मी के जो मोबाइल यूनिट्स का मतलब होता है जैसे जो फील्ड का वर्कशॉप होता है, मूविंग यूनिट्स होता है, जहां से मूवमेंट्स किया जाता है, उसे भी फैक्ट्री नहीं माना जा सकता। तो मोबाइल यूनिट्स जो हमारा आर्म फोर्सेस का होगा ना, उससे आप फैक्ट्रीज के रूप में कंसीडर नहीं करोगे। जैसे आर्मी के जो टेम्पोररी रिपेयर यूनिट्स होता है, जो बॉर्डर पे मूव करता रहता है, वो फैक्ट्री एक्ट में अप्लाई नहीं होगा। तो याद रखना, यानी कि जो हमारा आर्मी के मोबाइल यूनिट्स है, मेरे साथ साथ आप लोग नोट्स बनाते हुए चलेंगे। मोबाइल यूनिट्स ऑफ द आर्म फोर्सेस
आर नॉट कंसीडर्ड फैक्ट्रीज। यानी कि मोबाइल यूनिट्स ऑफ द आर्म फोर्सेज, जिसे हम क्या कंसीडर नहीं करेंगे, फैक्ट्री कंसीडर्ड नहीं करेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट्स है ये है हॉस्टल्स, ईटिंग प्लेस और रेस्टोरेंट्स। अब इसको समझते हैं। जैसे हॉस्टल्स हो गया, ढाबा वगैरह का आपने नाम सुना होगा, रेस्टोरेंट्स वगैरह, ये चाहे वर्कर्स हो तो भी इसे फैक्ट्री नहीं माना जा सकता है। जैसे एक रेस्टोरेंट जहां 15 लोग काम करते हैं, उससे हम फैक्ट्री एक्ट के अंदर अप्लाई नहीं करेंगे। चाहे वो हॉस्टल्स हो, ईटिंग प्लेस हो या रेस्टोरेंट्स हो, हॉस्टल्स, ईटिंग प्लेस और रेस्टोरेंट्स आर नॉट ट्रीटेड एज फैक्ट्री। याद रखना, हॉस्टल, ईटिंग प्लेस और रेस्टोरेंट्स को हम क्या ट्रीट नहीं करेंगे, फैक्ट्री के रूप में ट्रीट नहीं करेंगे। तो अब आपको समझ में आ गया जो फैक्ट्री में क्या आता है और क्या नहीं आता है। तो डिफिनेशंस ऑफ फैक्ट्री आपका पूरी तरीके से क्लियर है। ऐसे ही कुछ और इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है जिसकी बात करते हैं। उसमें से एक डिफिनेशन आता है एडल्ट का। एडल्ट मीन्स अ पर्सन हु हैज कंप्लीटेड हिज 18th ईयर ऑफ एज। यानी कि एडल्ट का मतलब क्या है, एक ऐसा पर्सन जिसने अपना 18 साल कंप्लीट कर लिया है। यानी जो पर्सन 18 साल कंप्लीट कर चुका है ना, वो एडल्ट है। यानी कि एन एडल्ट इज अ पर्सन हु हैज 18 ईयर्स और ओल्डर, उसे हम एडल्ट बोलेंगे। गॉट माय पॉइंट्स। तो आपका जो नेक्स्ट है वो एडल्सेंट है। तो एडल्सेंट क्या होता है, पर्सन हु हैज कंप्लीटेड 15th ईयर बट नॉट कंप्लीटेड 18th ईयर। यानी कि अ पर्सन जिसका एज 15 साल से 18 साल के बीच में है, उसे हम एडल्सेंट्स बोलते हैं। इट मीन्स अ पर्सन हु हैज कंप्लीटेड हिज 15th ईयर ऑफ एज बट ही हैज नॉट कंप्लीटेड हिज 18th ईयर। यानी जिसका एज 15 साल से 18 साल के बीच में है, उसे हम एडल्सेंट बोलेंगे। गॉट माय पॉइंट्स। नेक्स्ट आपका आ रहा है चाइल्ड। चाइल्ड मीन्स अ पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड हिज 15th ईयर ऑफ एज। यानी कि अ चाइल्ड इज अ पर्सन बिलो 15 ईयर्स ऑफ एज। अगर कोई 13 साल का बच्चा फैक्ट्री में काम कर रहा है तो वो इलीगल माना जाएगा। तो चाइल्ड क्या है, जो 15 साल से छोटा है ना, उसे हम चाइल्ड बोलेंगे। यानी जिसकी एज लेस देन 15 ईयर्स है। जिसकी एज 18 प्लस है वो एडल्ट है। जिसकी एज 15 प्लस 18 है वो एडल्सेंट है। जिसकी एज लेस देन 15 ईयर्स है वो आपका चाइल्ड है। गॉट माय पॉइंट्स। नेक्स्ट जो हमारा आता है ये है यंग पर्सन्स। किसकी बात कर रहे हैं, यंग पर्सन। तो यंग पर्सन मीन्स अ पर्सन हु इज आइदर या ईदर अ चाइल्ड और एन एडल्सेंट। यानी सिंपल वर्ड में आप समझना, जो चाइल्ड है वो तो बिलो 15 है, एडल्सेंट 15 टू 18 है। तो यंग पर्सन क्या है, जो ये इंक्लूड होता है बोथ चिल्ड्रेन और एडल्सेंट्स में। यानी कि फैक्ट्री के जो रूल्स है उसमें यंग पर्सन के बारे में क्या लिखा गया है, जो दोनों कैटेगरीज में आएगा, चाइल्ड में भी आएगा और एडल्सेंट में भी आएगा, उसे हम यंग पर्सन्स के रूप में ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट जो डिफिनेशन है वो है डे का। डे मीन्स अ पीरियड ऑफ 24 आवर्स। 24 आवर्स बिगिनिंग एट मिडनाइट। बिगिनिंग एट मिडनाइट। डे का मतलब क्या होता है, 24 आवर्स। यानी स्टार्ट कहाँ से होता है, मिडनाइट से, यानी कि 12 बजे रात से। रिपीट कर रहा हूँ, 12 बजे रात से क्या होता है, ये डे शुरू हो जाता है। यानी कि आप ये याद रखना, अ डे इज 24 आवर्स पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम मिडनाइट। जो पीरियड कब से शुरू होता है, मिड नाइट से शुरू होता है, इसे हम डे के रूप में कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट हमारा आ रहा है वीक। तो वीक का मतलब क्या है, अ पीरियड ऑफ 7 डेज बिगिनिंग एट मिडनाइट और सैटरडे नाइट्स। सर, जो वीक होता है वो 7 दिन का होता है। स्टार्ट कहाँ से होता है, सैटरडे मिड नाइट से स्टार्ट होता है। और वीक इज 7 डेज स्टार्टिंग फ्रॉम मिड नाइट ऑफ सैटरडे। और वीक इज 7 डेज स्टार्टिंग फ्रॉम मिड नाइट ऑफ सैटरडे। इसे हम वीक के रूप में कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है ये है वर्कर्स।
अब वर्कर्स को डिफाइन कैसे किया गया है? वर्कर्स मीन्स अ पर्सन्स, वर्कर्स मीन्स अ पर्सन्स employed directly or through any agency or contracted in any manufacturing process or in any other kind of work connected with manufacturing process। अब ये समझ लेना वर्कर्स का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट एम्प्लॉई हो या किसी कॉन्ट्रैक्ट या कॉन्ट्रैक्टर या एजेंसी के थ्रू वो मैन्युफैक्चरिंग के जो काम है ना या उससे जो रिलेटेड काम है ना वो कर रहा हो, तो ये सब वर्कर माना जाएंगे। यानी कि वर्कर्स or workers includes anyone working directly और इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली का मतलब, मेरा बोलने का मतलब होता है थ्रू कॉन्ट्रैक्टर, इन मैन्युफैक्चरिंग और रिलेटेड वर्क, इसे हम वर्कर के रूप में कंसीडर करते हैं। गॉट माय पॉइंट्स? यानी कि आप ये समझो ना, जो कुछ ऐसे वर्कर स्टाफ्स होते हैं जो परमानेंट स्टाफ्स होते हैं और कुछ जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना वो लेबर के अकॉर्डिंग होते हैं या कॉन्ट्रैक्टर्स के अकॉर्डिंग होते हैं, एजेंसी के अकॉर्डिंग होते हैं, उसे हम वर्कर के रूप में कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है ये है ऑक्यूपायर, जिसे सेक्शन 2 सबसेक्शन एन में डिफाइन किया गया है। ऑक्यूपायर मीन्स द पर्सन्स, occupier means the person who has ultimate control over the affairs of the factory। occupiers का मतलब क्या है? An occupier is the person who has ultimate control over the factory। यानी कि occupier वो पर्सन होता है जिसके पास फैक्ट्री का ना फाइनल कंट्रोल होता है, जो डिसीजंस लेता है। जैसे सर कंपनी की जो ओनर्स होते हैं, कंपनी की जो सीईओ होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, ये लोग फाइनल डिसीजंस लेते हैं, तो इन्हें हम ऑक्युपायर बोल सकते हैं। तो मैंने ऑक्युपायर का मतलब क्या बोला? एन ऑक्युपायर इज द पर्सन्स हु हैज अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द फैक्ट्री। जिसका अल्टीमेट कंट्रोल होता है ओवर दी फैक्ट्री, उसे हम ऑक्यूपायर्स बोलते हैं। गॉट माय पॉइंट्स? ऑक्यूपायर्स बोलते हैं जिसका अल्टीमेट कंट्रोल होता है फैक्ट्री। कुछ केसेस में ऑक्यूपायर को डिफाइन करने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं, देखते हैं। इन द केस ऑफ अ फॉर्म, एनी पार्टनर शैल बी डीम्ड टू बी एन डीम्ड टू बी द ऑक्यूपायर्स। अगर फैक्ट्री किसी पार्टनरशिप फॉर्म की है, अगर फैक्ट्री किसी पार्टनरशिप फॉर्म की है, तो कोई भी पार्टनर ऑक्युपायर माना जा सकता है क्या? मतलब क्या उस पार्टनर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? बिल्कुल। इन अ पार्टनरशिप फॉर्म एनी पार्टनर कैन बी ट्रीटेड एज द ऑक्युपायर। तो आप ये याद रखना, अगर कोई पार्टनरशिप फॉर्म है, इन अ पार्टनरशिप फॉर्म, इन अ पार्टनरशिप फॉर्म एनी पार्टनर कैन बी treated as the occupier। Got my points? Next है, in the case of a company any one of the directors shall be occupier। अब यहां पर इस वर्ड्स का मतलब क्या है ये भी हमें बेहतर तरीके से समझना है। अगर फैक्ट्री कंपनी की है, चाहे वो कंपनी प्राइवेट लिमिटेड हो चाहे वो पब्लिक लिमिटेड हो, तो किसी एक डायरेक्टर्स को ऑक्युपायर डिक्लेयर करना पड़ेगा। बिल्कुल हाँ। इन अ कंपनी एनी वन डायरेक्टर्स, इन अ कंपनी एनी वन डायरेक्टर्स विल बी ट्रीटेड एज
ऑक्यूपायर, यानी कि हमें कंपनी में किसी भी एक डायरेक्टर्स जो डिसीजंस ले रहा हो उसे ऑक्यूपायर्स के रूप में डिक्लेयर करना पड़ेगा। यानी कि इन अ कंपनी एनी वन डायरेक्टर्स will be treated as the occupier। गॉट माय पॉइंट्स? तो हाँ, हमें किसी एक डायरेक्टर्स को ऑक्यूपायर के रूप में ट्रीट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, इन द केस ऑफ अ फैक्ट्री ओन्ड और कंट्रोल बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी, देन द पर्सन अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी। सर, अगर फैक्ट्री सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी यानी कि म्यूनिसिपैलिटी की है, तो जो पर्सन गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा वो ऑक्यूपायर होगा। यानी कि इन गवर्नमेंट कंट्रोल फैक्ट्री द पर्सन अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट इज द ऑक्यूपायर, यानी गवर्नमेंट के द्वारा जिस पर्सन को अपॉइंट किया जाएगा वो ऑक्यूपायर माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, रेलवे का वर्कशॉप जहां पर गवर्नमेंट एक ऑफिसर्स को अपॉइंट कर रहा है तो वो वहां का ऑक्यूपायर हो जाएगा। गॉट माय पॉइंट्स? तो ऑक्यूपायर का जो पूरी कंसेप्ट था ये आपका पूरी तरीके से क्लियर हो गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हेल्थ मेजर्स टू बी टेकन बाय फैक्ट्री। अब यहां पर क्या मतलब है ये समझ लीजिए। यहां पर सिंपल सी तरीके से मैं आपको बात बताना जा रहा हूं। देखो, अगर हेल्थ रूल्स फॉलो नहीं होगा, अगर हेल्थ रूल्स फॉलो नहीं होगा तो वर्कर्स तो बीमार हो सकता है, उसकी जो प्रोडक्टिविटी है ना वो गिर जाएगा। तो फैक्ट्री में वर्कर्स की हेल्थ प्रोटेक्ट करने के लिए रूल्स दिए गए हैं, इसके लिए रूल्स बनाया गया है। तो अगर हेल्थ रूल्स फॉलो नहीं होंगे तो वर्कर्स बीमार हो जाएंगे, उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। तो अब यहाँ पर क्या है, इस चीज को मैं समझाता हूँ। सबसे पहले जो हमारा फैक्ट्री है ना वो क्लीन लाइन्स होनी चाहिए, क्लीननेस होनी चाहिए, यानी कि फैक्ट्री क्लीन होनी चाहिए, वहां पर डस्ट नहीं होनी चाहिए, गंदगी नहीं होनी चाहिए। यानी फैक्ट्रीज जो है ना मस्ट बी केप्ट क्लीन एंड हाइजीनिक होना चाहिए। मैं रिपीट कर रहा हूँ, फैक्ट्री जो है वो मस्ट बी क्लीन एंड हाइजीनिक्स होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या मैंने बोला, यहाँ पर तो हेल्थ मेजर्स है, जो अपना हेल्थ मेजर्स है measures to be taken by factory। सबसे पहला जो मैं पॉइंट्स बोलूंगा लिखने के लिए वो क्या होना चाहिए, फैक्ट्रीज मस्ट बी केप्ट क्लीन एंड हाइजीनिक, यानी कि फैक्ट्री क्लीन और हाइजीनिक होनी चाहिए। अब नेक्स्ट क्या है, यानी कि अगर फ्लोर डर्टी होगा तो जो वर्कर है ना वो स्लिप हो सकता है, जिसकी वजह से उनकी एक्सीडेंट हो सकता है। तो इन बातों को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट जो पॉइंट्स है ये समझ लेते हैं। डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड एफिशिएंट, इसका मतलब क्या है, जो फैक्ट्री का वेस्ट होता है वो उसे हमें प्रॉपरली डिस्पोज करना होगा, जिसे जिसका एक ही तरीका है डिस्पोज करने का, पॉल्यूशन कंट्रोल करना। यानी कि जो हमारा वेस्ट एंड हार्मफुल सब्सटेंस है मस्ट बी सेफ्टी डिस्पोज्ड ऑफ। यानी अगर केमिकल फैक्ट्री है, अगर वेस्टेज अगर हम रिवर्स में डालेंगे ना तो ये इलीगल होगा और रिवर गंदा होगा तो कहीं ना कहीं पॉल्यूशन बढ़ेगा। तो वेस्ट एंड हार्मफुल सब्सटेंस जो है ना मस्ट बी सेफ्टी डिस्पोज्ड, यानी कि प्रॉपरली डिस्पोज करना बहुत जरूरी होता है और पोल्यूशन कंट्रोल करना जरूरी होता है। यानी कि जो सेकेंड पॉइंट मैं बोलूंगा वो आपके लिए जो हो जाएगा ये हो जाएगा, वेस्ट एंड हार्मफुल सब्सटेंस मस्ट बी
सेफली डिस्पोज्ड। नेक्स्ट पॉइंट्स जो मैंने आपके लिए रखे हुए हैं, ये है आपका एडिक्वेट वेंटिलेशंस एंड टेम्परेचर्स, रीजनेबल टेम्परेचर्स, यानी कि वेंटिलेशंस का मतलब हवा जो होता है ना वो अच्छी होनी चाहिए, और टेम्परेचर जो है ना वो कंफर्टेबल होनी चाहिए। अ, ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं आया? मैंने क्या बोला? एडिक्वेट वेंटिलेशन एंड रीजनेबल टेम्परेचर्स, यानी कि जो फैक्ट्री में हवा होती है ना वो अच्छी होनी चाहिए, वेंटिलेशन अच्छी होनी चाहिए, और जो टेम्परेचर्स है ना वो कंफर्टेबल होना चाहिए, यानी कि प्रॉपर जो हमारा एयर फ्लो और रीजनेबल टेम्परेचर है ना ये मेंटेन करना पड़ेगा। तो जो थर्ड पॉइंट्स हमारे हिसाब से होनी चाहिए ये अपना होगा प्रॉपर एयर फ्लो and reasonable temperatures must be maintained। गॉट माय पॉइंट्स? ये हमें मेंटेन करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट्स क्या है ये समझते हैं। पॉइंट नंबर डी। पॉइंट नंबर डी है डस्ट एंड फ्यूम अंडर कंट्रोल। सर इसका मतलब क्या है? डस्ट और जो हार्मफुल गैसेस है उसको भी कंट्रोल करना जरूरी है। डस्ट एंड फ्यूम्स मस्ट बी कंट्रोल टू प्रोटेक्ट वर्कर। जैसे सीमेंट फैक्ट्री आप जब जाओगे ना तो वहां पर देखोगे ना बिना मास्क का काम करना आसान नहीं होगा, इससे आपकी जो लंग है ना वो डैमेज हो सकता है। तो सीमेंट फैक्ट्री में मास्क का होना बहुत ज़रूरी है, कि अगर लंग डिजीज से बचना है तो मास्क का होना प्रॉपर जरूरी है। केमिकल फैक्ट्री में आपको सारे प्रिकॉशंस लेकर के काम करने पड़ेंगे। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशंस। ह्यूमिडिफिकेशंस का मतलब जो नमी होता है ये याद रखना उसे कंट्रोल करना पड़ता है, स्पेशली टेक्सटाइल फैक्ट्री में। याद रखना किसमें? टेक्सटाइल फैक्ट्री में जो ह्यूमिडिटी की जो लेवल है ना मस्ट बी रेगुलेटेड होनी चाहिए जब उसकी जरूरत हो। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो होता है ना उसमें यार्न ब्रेक ना हो इसके लिए ह्यूमिडिटी कंट्रोल की जाती है। मैं रिपीट कर रहा हूं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यार्न ब्रेक ना हो इसके लिए ह्यूमिडिटी कंट्रोल की जाती है। नेक्स्ट हमारा आता है ओवर क्राउडिंग। फैक्ट्री में ज़्यादा लोग नहीं होनी चाहिए। याद रखना फैक्ट्री में ज़्यादा लोग नहीं होना चाहिए, प्रॉपर स्पेस होना चाहिए। अगर फैक्ट्री में ज़्यादा लोग होगा, प्रॉपर स्पेस अगर नहीं होगा, यानी कि सिंपल वर्ड्स है, फैक्ट्री शुड नॉट बी ओवर क्राउडेड। छोटी जगह में अगर 50 वर्कर काम करेगा ना तो सफोकेशन होना शुरू हो जाएगा, एक्सीडेंट का रिस्क काफी बढ़ जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, प्रॉपर लाइटिंग का होना जरूरी है, यानी कि जो लाइटिंग है ना वो अच्छी होनी चाहिए। डीम लाइट कई बार डेंजर हो सकता है, तो एडिक्वेट लाइटिंग मस्ट बी प्रोवाइडेड, यानी कि पर्याप्त मात्रा में लाइटिंग का होना जरूरी है। लो लाइट में मशीन ऑपरेट करना बहुत ही हाई रिस्क हो जाएगा, यहाँ पर इंजुरी का चांसेस काफी ज्यादा हो जाता है। नेक्स्ट है ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी। ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी क्या होता है? सेफ ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल होना चाहिए, सेफ ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल होना चाहिए। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर मस्ट बी प्रोवाइडेड फॉर वर्कर्स। गंदा पानी से वर्कर सिक हो सकता है, बीमार हो सकता है, इसका ध्यान रखना पड़ेगा।
नेक्स्ट है लेट्रिन एंड यूरिनल फैसिलिटी, यानी कि टॉयलेट फैसिलिटी होना चाहिए और ये क्लीन और मेल का अलग होना चाहिए, फीमेल का अलग होना चाहिए। प्रॉपर टॉयलेट एंड यूरिनल फैसिलिटी मस्ट बी प्रोवाइडेड फॉर मेल एंड फीमेल। अगर टॉयलेट नहीं होगा तो वर्कर्स अनकंफर्टेबल फील करेगा, उनका हेल्थ इशू हो सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका थूकने के लिए ना प्रॉपर जगह होनी चाहिए, यानी स्पूटून्स जो हमारा है ना मस्ट बी प्रोवाइडेड टू मेंटेन हाइजीनिक्स, यानी लोग इधर उधर थूकेंगे तो इन्फेक्शन जो है ना वो स्प्रेड होगा। तो ये हमें समझना बहुत जरूरी है। जब तक अगर मैं हेल्थ मेजरमेंट पे इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं रखूंगा ना, तब तक मैं लोगों को यानी कि वर्कर्स को सुरक्षित नहीं रख सकता हूँ। तो ये मुझे मेजरमेंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक है सेफ्टी मेजरमेंट। सेफ्टी मेजरमेंट्स में यानी कि सेफ्टी मेजरमेंट्स का मतलब सर क्या होता है? तो अब हम जो बात कर रहे हैं ना वो एक्सीडेंट से प्रोटेक्शंस की कर रहे हैं, यानी कि ये जो टॉपिक्स है ना डील्स विद सेफ्टी मेजरमेंट टू प्रिवेंट एक्सीडेंट, यानी कि मशीन्स जहां पर देखो अगर सेफ्टी रूल्स नहीं बनाया जाएगा तो वर्कर्स का एक्सीडेंट हो सकता है। तो इसके लिए सबसे पहला जो जरूरी चीज आता है ये आता है फेंसिंग ऑफ मशीनरी, यानी मशीनरी का जो डेंजरस पार्ट है ना उसको फेंसिंग करना पड़ेगा, यानी उसको कवर करना जरूरी है। डेंजरस पार्ट ऑफ मशीन मस्ट बी प्रॉपरली फेंसिंग, याद रखना डेंजरस पार्ट ऑफ मशीन्स, डेंजरस पार्ट ऑफ machines must be properly fenced। नेक्स्ट सर सेकेंड पॉइंट्स क्या है इसका सेफ्टी मेजरमेंट्स का, अब इसको देख लेते हैं। सेकेंड पॉइंट्स जो है बोला है वर्क्स ऑन और नियर मशीनरी इन मोशंस, नो ओमेन और यंग पर्सन शैल बी अलाउड ऑन दीज मशीन्स। जब मशीन चल रहा हो उसे हम इन मोशंस बोलते हैं, जब मशीन चल रहा हो उसे हम क्या बोलते हैं? इन मोशंस। यानी वोमेन्स और यंग पर्सन्स यानी कि चाइल्ड और एडल्ट को उसके आसपास काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे रिस्क जो है ना वो बहुत ज्यादा होता है। देखो वोमेन्स एंड यंग पर्सन्स आर नॉट अलाउड टू वर्क नियर मूविंग मशीन, जहां पर मशीन चलता है वहां पर वोमेन्स और यंग पर्सन्स को अलाउड नहीं किया जाता है ड्यू टू सेफ्टी रिस्क। रनिंग मशीन्स के आसपास अगर आपका कपड़ा फंस जाएगा तो आपका एक्सीडेंट हो सकता है, तो कहीं ना कहीं चाइल्ड को और वोमेन्स को यहां से बाहर रखा जाता है, याद रखना। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन्स ऑन डेंजरस मशीन्स, young persons are not allowed on these machines, however they can work on dangerous machine after proper training and under supervision। अब ये क्या बोलना चाह रहा है, इस वर्ड को समझना। यंग पर्सन नॉर्मली डेंजरस मशीन्स पे काम नहीं कर सकता है, लेकिन अगर उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जा रहा हो या सुपरविजन पे हो तब उसको अलाउ किया जाएगा। यानी यंग पर्सन कैन नॉट वर्क ऑन डेंजरस मशीन्स अनलेस ट्रेंड एंड सुपरवाइज। मैं रिपीट कर रहा हूं, यंग पर्सन कैन नॉट वर्क ऑन डेंजरस मशीन अनलेस ट्रेंड एंड सुपरवाइज। यानी कि अगर कोई 15 साल का बच्चा है वो मशीन पे तभी काम करेगा, या 16 साल का बच्चा है मशीन पे तभी काम करेगा जब उसको ट्रेनिंग दिया गया होगा या कोई सुपरवाइजर उसकी देखरेख कर रहा होगा। नेक्स्ट है आपका स्ट्राइकिंग गियर एंड डिवाइसेस फॉर कटिंग पावर, यानी मशीन में ऐसा सिस्टम्स होना चाहिए, मशीन्स में ऐसा सिस्टम्स होना चाहिए जहां पर इमरजेंसी में पावर तुरंत बंद हो जाए। सर समझ में नहीं आ रहा है ये क्या बोलना चाह रहे हैं? इमरजेंसी बटन हम अगर हम दबाते हैं मशीन जो है ना वो इंस्टेंटली बंद हो जाता है, इससे हम स्ट्राइकिंग गियर एंड डिवाइस फॉर कटिंग्स बोल सकते हैं। यानी machines must have devices to quickly cut off power in an emergency। Machines must have devices to quickly cut off power in emergency। Next है precautions in self-acting machines। अब precautions in self-acting machines का मतलब क्या है? ऑटोमेटिक मशीन्स
जो खुद चलता है उनके पास सेफ्टी डिस्टेंस मेंटेन करना जरूरी है। सेफ्टी प्रिकॉशन मस्ट बी टेकन अराउंड सेल्फ ऑपरेटिंग मशीन। जैसे आप ये समझ सको, जो इसको इसे दूर ही रहना चाहिए। आ, बिल्कुल, सेफ्टी प्रिकॉशन मस्ट बी टेकन अराउंड सेल्फ ऑपरेटिंग मशीन। नेक्स्ट है प्रोटेक्शंस ऑफ आई। किसकी बात कर रहे हैं? प्रोटेक्शंस ऑफ आई। सर प्रोटेक्शंस ऑफ आई का मतलब क्या है? वर्कर्स को ना गॉगल्स या सेफ्टी ग्लास हमें देना पड़ेगा, जिससे उनकी आई जो है ना वो प्रोटेक्ट रहे। यानी कि आई प्रोटेक्शन मस्ट बी प्रोवाइडेड, आई प्रोटेक्शन मस्ट बी प्रोवाइडेड वेयर देयर इज रिस्क। जैसे अगर आप वेल्डिंग की काम करते हो तो गॉगल्स इज कंपल्सरी, बिना गॉगल्स वेल्डिंग का काम मत करो। नेक्स्ट है आपका केसिंग ऑफ न्यू मशीनरी। यानी कि नए मशीन जो होगा, न्यू मशीनरी जो होगा, न्यू मशीन, नए जो मशीन होगा ना, वो प्रॉपरली कवर्ड होनी चाहिए। सर सिंपल वर्ड में बताना, अगर ओपन गियर सिस्टम्स होगा तो डेंजरस होगा, लेकिन अगर कवर्ड गियर होगा ना तो वो सेफ होगा। न्यू मशीन मस्ट बी प्रॉपरली इनक्लोज फॉर सेफ्टी, यानी कि कवर्ड होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है प्रोविजंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ वोमेन एंड चिल्ड्रन नियर कॉटन ओपनर। कॉटन ओपनर मशीन का मतलब क्या है? ये बहुत ही डेंजरस होता है, इसलिए वोमेन्स और चिल्ड्रन को यहाँ पर अलाउड नहीं किया जाएगा। कॉटन मशीन में जो फाइबर होता है ना, याद रखना, वो फास्ट मूव करेगा। कॉटन मशीन में जो फाइबर है वो फास्ट मूव करता है, जिससे हमारा जो हैंड इंजुरी है ना वो रिस्की में आ जाता है। तो वोमेन एंड चिल्ड्रन कैन नॉट वर्क नियर कॉटन ओपनर मशीन्स। गॉट माय पॉइंट्स। नेक्स्ट जो आपका है यह होइस्ट एंड लिफ्ट इन गुड कंडीशंस। तो लिफ्ट और होइस्ट का मतलब क्या होता है ये समझना, ये प्रॉपर कंडीशन में होना चाहिए, रेगुलरली चेक होना चाहिए। तो सिंपल वर्ड में समझाता हूँ, जो फॉल्टी लिफ्ट होता है वो गिर सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। ये कई सारे जगह पे, कई सारे अपार्टमेंट्स हो गया, हॉस्पिटल्स हो गया, होटल्स हो गया, यहाँ तक कि आप कई सारे ऐसे जगह पे जानते हो ना फॉल्टी लिफ्ट होता है। और लिफ्ट फॉल्टी लिफ्ट होने की वजह से जो लोग हैं उसमें फंस जाते हैं, उनकी जान तक चली जाती है। तो हमें ये देखना पड़ेगा जो लिफ्ट है वो सही है कि नहीं है, इसके लिए रेगुलरली चेक होना चाहिए। लिफ्ट एंड होइस्ट जो है ना मस्ट बी प्रॉपरली मेंटेन होना चाहिए। नेक्स्ट जो आपका है यह प्रेशर प्लांट अंडर लिमिट्स। प्रेशर्स मशीन सेफ लिमिट में ऑपरेट होनी चाहिए, प्रेशर्स मशीन सेफ लिमिट में ऑपरेट होनी चाहिए। प्रेशर प्लांट मस्ट ऑपरेट विद इन सेफ लिमिट्स। यानी कि जो बॉयलर है ना, अगर उसका प्रेशर ज्यादा होगा ना, बॉयलर का प्रेशर अगर ज्यादा होगा तो वो ब्लास्ट हो सकता है। तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा। फ्लोर्स, स्टेयर्स एंड मीन्स ऑफ एक्सेस। सर मतलब क्या है? फैक्ट्रीज में फ्लोर जो है ना वो सेफ होना चाहिए, स्टेयर्स जो है ना वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। फ्लोर्स एंड स्टेयर्स मस्ट बी सेफ एंड प्रॉपरली मेंटेन। नेक्स्ट है सेफ्टी ऑफिसर्स। सेफ्टी ऑफिसर्स वेयर 1000 और मोर वर्कर्स आर। तो सर यहाँ पर ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, अगर फैक्ट्री में 1000 या उससे ज्यादा वर्कर्स है तो सेफ्टी ऑफिसर्स अपॉइंट करना कंपलसरी होता है। यानी फैक्ट्री में थाउजेंड्स प्लस वर्कर अगर है तो मस्ट अपॉइंट और सेफ्टी वर्कर, सेफ्टी ऑफिसर्स। किसको अपॉइंट करिए? सेफ्टी। जैसे बड़ी बड़ी फैक्ट्री में सेफ्टी ऑफिसर ये इंश्योर करेगा कि सब कुछ ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, सारे रूल्स को फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। गॉट माय पॉइंट्स। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं वेलफेयर मेजर्स। अब वेलफेयर मेजर्स आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो वेलफेयर मेजर्स क्या होता है इसको ध्यान से समझते हैं। तो जैसे मैं सिंपल वर्ड में बताऊं, अगर जो हम जो है ना वो फोकस करते हैं, कहाँ पर फोकस करते हैं? वर्कर्स की कंफर्ट्स एंड वेल बीइंग पर। यानी कि ये जो टॉपिक्स है ना डील करता है वेलफेयर फैसिलिटी फॉर वर्कर्स, यानी वर्कर्स के लिए क्या वेलफेयर फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है। हैप्पी वर्कर्स मतलब बेटर प्रोडक्टिविटी। जितना ज्यादा वर्कर खुश होगा उसकी प्रोडक्टिविटी उतना ही ज्यादा होगा। तो सबसे पहला जो आता है ये आता है वॉशिंग फैसिलिटी। वॉशिंग फैसिलिटी क्या है? वर्कर्स के लिए
क्लीन वॉशिंग फैसिलिटी होना चाहिए, यानी कि प्रॉपर वॉशिंग फैसिलिटी मस्ट बी प्रोवाइडेड फॉर वर्कर। जैसे केमिकल फैक्ट्री वर्कर्स है ना, तो उसे काम के बाद में ना उसका हाथ धोना बहुत जरूरी होता है, तो ये हमें ध्यान रखना पड़ता है बेटा। गॉट माय पॉइंट्स। अगर आप उससे ये सारी चीज फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी इंजुरी हो सकती है। फैसिलिटी फॉर स्टोरिंग एंड ड्राइंग क्लॉथिंग, तो सर इसका मतलब है वर्कर्स के जो कपड़े होंगे ना उसको रखने के लिए जगह, यानी कि स्टोर करने के लिए जगह, स्टोर करने के लिए जगह और सुखाने के लिए फैसिलिटी होनी चाहिए, यानी कि वर्कर्स के कपड़े रखने और सुखाने की फैसिलिटी होनी चाहिए, यानी कि फैसिलिटीज मस्ट बी प्रोवाइडेड फॉर स्टोरिंग एंड ड्राइंग क्लोथ्स। यानी फैक्ट्री में काम करते वक्त में कपड़े गंदे हो जाते हैं तो ये अलग जगह पे रखने और सुखाने की फैसिलिटी उन्हें मिलनी चाहिए। फैसिलिटी फॉर सिटिंग, सर ये इसका मतलब क्या है, वर्कर्स को बैठने की प्रॉपर जगह मिलनी चाहिए, स्पेशली जब जब काम खड़े होकर वो अगर वो कर रहे हो ना तो वर्कर मस्ट बी प्रोवाइडेड सिटिंग फैसिलिटी, वर्कर को सिटिंग फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा। यानी कि जो जैसे शॉप दुकान होता है, असेंबली लाइन वर्कर्स होते हैं ना, इसको ब्रेक में बैठने के लिए ना चेयर वगैरह हमें देनी चाहिए, गद्दा वगैरह सोफा वगैरह देनी चाहिए। फर्स्ट एड अप्लायंसेस एटलीस्ट वन बॉक्स फॉर 150 वर्कर्स, हर 150 वर्कर्स पर मिनिमम एक फर्स्ट एड बॉक्स होनी चाहिए, यानी एटलीस्ट वन फर्स्ट एड बॉक्स मस्ट बी अवेलेबल फॉर एवरी 150 वर्कर्स, यानी वर्कर्स की अगर हाथ कट हो गया तो तुरंत फर्स्ट एड मिल जाना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कैंटीन फैसिलिटी इफ वर्कर्स आर 250 और मोर, यानी कि अगर 250 वर्कर 250 या उससे ज़्यादा है तो कैंटीन बनाना कंपलसरी है। फैक्ट्रीज विथ 250 और मोर वर्कर्स मस्ट प्रोवाइड अ कैंटीन। जैसे बड़े बड़े फैक्ट्री में वर्कर्स के खाने के लिए बाहर जाना नहीं पड़ता है, फैक्ट्री के अंदर ही कैंटीन फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी जाती है ताकि उन्हें बाहर जाना ना पड़े। शेल्टर, रेस्ट रूम एंड लंच रूम वेयर वर्कर्स आर मोर देन 150, यानी कि अगर वर्कर्स 150 प्लस हैं तो रेस्ट रूम लंच रूम ये हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा, यानी कि फैक्ट्रीज विथ मोर देन 150 वर्कर्स मस्ट प्रोवाइडेड रेस्ट रूम एंड लंच रूम, यानी लंच ब्रेक में वर्कर्स को बैठने और खाने की जगह मिलनी चाहिए। पॉइंट्स। और बेबी सीटर्स अगर मोर देन जहां पर 30 वुमेन वर्कर्स एम्प्लॉयड है तो 30 से ज़्यादा वुमेन वर्कर्स है तो बेबी केयर फैसिलिटी होनी चाहिए, यानी कि क्रिच का फैसिलिटी होनी चाहिए। फैक्ट्रीज विथ मोर देन 30 वुमेन वर्कर्स मस्ट प्रोवाइडेड अ क्रिच। बट माय पॉइंट, जैसे वर्किंग मदर है अपने बेबी को सेफ जगह पे वो छोड़ सकते हैं। वेलफेयर ऑफिसर्स इफ 500 और मोर वर्कर्स आर एम्प्लॉयड, अगर 500 प्लस वर्कर्स हैं तो वेलफेयर ऑफिसर्स अपॉइंट करना कंपलसरी होगा। फैक्ट्रीज विथ 500 और मोर वर्कर मस्ट अपॉइंट अ वेलफेयर ऑफिसर, वेलफेयर ऑफिसर वर्कर्स की प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, आप ये याद रखना। नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सब देख रहे हैं, जनरल ड्यूटीज ऑफ ऑक्यूपायर। जनरल ड्यूटीज ऑफ ऑक्यूपायर क्या है, ऑक्यूपायर सेल इंश्योर द हेल्थ सेफ्टी एंड वेलफेयर ऑफ ऑल वर्कर वर्किंग इन दी फैक्ट्री। सर ये क्या बोलना चाह रहा है ये समझना, ऑक्यूपायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वर्कर्स की हेल्थ प्लस सेफ्टी और वेलफेयर का ध्यान रखें। दी ऑक्यूपायर मस्ट इंश्योर दी हेल्थ सेफ्टी एंड वेलफेयर ऑफ ऑल वर्कर्स, यानी फैक्ट्री जो ओनर्स है ना अगर ये सब चीज़ों को इग्नोर करेगा ना तो एक्सीडेंट होगा और उसके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसे ये इंश्योर करना पड़ेगा हेल्थ सेफ्टी और वेलफेयर सब ठीक है नहीं, यानी ऑक्यूपायर्स को ये इंश्योर करना होता है वर्कर सेफ है कि नहीं है, हेल्दी है कि नहीं है और कंफर्टेबल है कि नहीं, यानी दी ऑक्यूपायर मस्ट इंश्योर वर्कर्स ओवरऑल वेलबींग्स। जैसे क्या क्या प्रोवाइड करोगे, हेलमेट्स ग्लोव्स और क्लीन वाटर्स प्रोवाइड करना कंपलसरी है। ये सारे जो प्रोविजंस है ना ये मेंटेन करना पड़ता है। प्रोविजंस एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लांट एंड सिस्टम इन दी फैक्ट्री दैट आर सेफ एंड विदाउट रिस्क टू हेल्थ,
यानी मशीन्स और सिस्टम्स सेफ होना चाहिए, रेगुलरली मेंटेन होना चाहिए। मशीन और सिस्टम्स है ना मस्ट बी सेफ एंड प्रॉपरली मेंटेन होनी चाहिए। आपको अगर ओल्ड मशीन अगर रिपेयर नहीं होगा तो एक्सीडेंट हो सकता है, तो इन सब चीज़ों को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। ड्यूटी टू इंश्योर सेफ्टी इन यूज, सेफ्टी एंड नो रिस्क टू हेल्थ in connection with the use, handling and storage, transports or article and substance। सर रॉ मटेरियल्स या केमिकल्स, सेफ्टी यूज, सेफ्टी स्टोर्स और सेफ्टी ट्रांसपोर्ट, ये सब हमें इंश्योर करना पड़ेगा, यानी कि सेफ हैंडलिंग, सेफ स्टोरेज और सेफ ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल मस्ट बी इंश्योर्ड। अगर केमिकल लीकेज होगा तो वर्कर सिक हो सकता है, तो इसे हमें ध्यान रखना पड़ता है। नेक्स्ट क्या है आपका, ड्यूटी टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शंस एंड ट्रेनिंग एंड सुपरविजन फॉर द हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ ऑल वर्कर्स, यानी कि वर्कर्स को ट्रेनिंग, इंस्ट्रक्शंस, नॉलेज देना जरूरी है, यानी कि वर्कर मस्ट बी प्रॉपरली ट्रेंड एंड इन्फॉर्म्ड होना जरूरी है। मशीन यूज करने के लिए ट्रेनिंग अगर नहीं दिया जाएगा तो वर्कर्स इंजर्ड हो सकता है, तो इसे हमें ध्यान रखना पड़ता है। गॉट माय पॉइंट्स। तो आपको यहाँ तक तो समझ में आ चुका है जो मैं क्या बोल रहा हूँ, यानी कि वर्कर्स की जो सेफ्टी है ना ये बहुत ही जरूरी है। ड्यूटी टू मेंटेन ऑल प्लेस ऑफ वर्क इन दी फैक्ट्री इन अ कंडीशंस दैट इज सेफ एंड विदाउट रिस्क टू हेल्थ। सर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ऑल वर्क प्लेस मस्ट बी मेंटेन इन अ सेफ कंडीशन। जितने भी वर्क प्लेसेस है वो सेफ कंडीशंस के हिसाब से मेंटेन होना चाहिए, यानी फैक्ट्री के अंदर हर जगह फ्लोर, मशीन्स एरिया सेफ होनी चाहिए, कोई भी डेंजर्स नहीं होना चाहिए। याद रखना, अगर ब्रोकन फ्लोर होगा, फ्लोर अगर टूटा हुआ होगा तो वर्कर्स वहां पर गिर सकते हैं। सीढ़ी पे आप चल रहे हो, कहीं पर वो टूटा फूटा है, पैर फंस गया, आप गिर गए, तो इससे इंजुरी आ सकता है, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। ड्यूटी टू प्रोवाइड, मेंटेन एंड मॉनिटर सच वर्किंग एनवायरनमेंट इन अ फैक्ट्री सेफ एंड विदाउट रिस्क टू हेल्थ। अब यहाँ पर क्या बोलना चाह रहा है, आप ये समझिए ना, जो गवर्नमेंट्स है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, सॉरी, जो कंपनियां हैं, जो फैक्ट्रीज हैं, इन सबको कुछ चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है। यानी फैक्ट्री में उसे ना वो सारी चीज़ों को मॉनिटर करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, जो ऑक्युपायर को ये इंश्योर करना पड़ेगा, मॉनिटर करना पड़ेगा जो वर्किंग इन्वायरमेंट है वो सेफ है कि नहीं है, यानी कि दी ऑक्युपायर मस्ट इंश्योर एंड मॉनिटर और सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट्स, तो ये देखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है ड्यूटीज ऑफ सर्टिफाइंग सर्जन। अब इसका मतलब क्या है ये समझ लो, क्या बोल रहा है, स्टेट गवर्नमेंट्स में अपॉइंट क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर टू बी सर्टिफाइंग सर्जन फॉर दिस एक्ट। तो जो हमारा स्टेट गवर्नमेंट्स है ना, ये एक क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर को अपॉइंट करता है जो सर्टिफाइंग सर्जन्स है, यानी कि फैक्ट्री में वर्कर्स के लिए, मेडिकल टेस्ट के लिए और बाकी फैसिलिटीज़ के लिए हमें एक सर्टिफाइंग सर्जन को रखना पड़ता है। यानी स्टेट गवर्नमेंट एक क्वालिफाइड डॉक्टर्स अपॉइंट करता है जिसे हम सर्टिफाइंग सर्जन्स बेटा बोल सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट्स अ क्वालिफाइड डॉक्टर एज अ सर्टिफाइंग सर्जन, यानी फैक्ट्री वर्कर्स के फिटनेस टेस्ट करने के लिए गवर्नमेंट डॉक्टर्स असाइन करना बहुत जरूरी होता है, जो कैसा फिटनेस है, एफिशिएंसी कितनी है। अब क्या है, ड्यूटीज क्या होता है सर्टिफाइंग सर्जन्स का, ड्यूटीज क्या होता है, सबसे पहला जो ड्यूटी होता है एग्जामिनेशन एंड सर्टिफिकेशन ऑफ यंग पर्सन। अब समझना, डॉक्टर ये चेक करेगा यंग पर्सन 15 से 18 साल का जो है उसकी हेल्थ और हेल्थ सही है कि नहीं सही है, तो इसके लिए उसे सर्टिफिकेट देगा ताकि वो काम कर सकता है। यानी कि अगर उसकी हेल्थ सही नहीं है तो उसको सर्टिफिकेट्स नहीं दिया जाएगा, जिसकी वजह से उसकी काम रुक जाएगा। तो आपको ये समझना है, ये इंश्योर करना है, ये सेफ्टी मेंटेन करना है और सर्टिफिकेट्स देना है ताकि वो काम कर सके, तो ये काम डॉक्टर्स का होता है। गवर्नमेंट पॉइंट्स, एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन इंगेज इन डेंजरस प्रोसेस इन फैक्ट्री। सर ये क्या बताना चाह रहा है, जो वर्कर्स
डेंजरस काम करते हैं उनकी रेगुलर मेडिकल चेकअप होना जरूरी होता है। यानी कि वर्कर्स इन्वॉल्व इन हैजार्डस प्रोसेस मस्ट बी मेडिकली एग्जामिन्स होना जरूरी है। जैसे केमिकल फैक्ट्री वर्कर्स है, उसका रेगुलर हेल्थ चेक करना जरूरी होगा। मेडिकल सुपरविजन इन केस ऑफ इलनेस ऑफ वर्कर्स ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अगर वर्कर्स बीमार हो जाता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की वजह से तो डॉक्टर ट्रीटमेंट्स प्लस सुपरविजन्स करेगा। यानी कि दिस सर्जन सुपरवाइजेस ट्रीटमेंट्स इफ इलनेस इज कॉज्ड बाय फैक्ट्री वर्कर्स। जैसे गैस एक्सपोजर हो गया, वर्कर्स बीमार हो जाएगा तो डॉक्टर्स को ट्रीटमेंट्स करने पड़ेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है ये आता है पावर ऑफ इंस्पेक्टर्स। इंस्पेक्टर्स का मतलब हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफिसर्स का, ये वर्ड याद रखना, जो ये चेक करेगा कि फैक्ट्री रूल्स जो है वो फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। यानी इंस्पेक्टर इंश्योर कंप्लायंस विद फैक्ट्री लॉ, मतलब सडन इंस्पेक्शंस कर सकता है वो कभी भी, जो कहीं ऐसा तो नहीं है जो फैक्ट्री में फैक्ट्री रूल्स ब्रेक हो गया है या चेक ही नहीं हुआ है, तो ये सब चीज़ देखेगा। द स्टेट गवर्नमेंट्स हैज पावर टू अपॉइंट इंस्पेक्टर एंड एडिशनल इंस्पेक्टर एंड चीफ इंस्पेक्टर्स ये अपॉइंट्स करते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट क्या अपॉइंट करता है? इंस्पेक्टर अपॉइंट करता है, एडिशनल इंस्पेक्टर अपॉइंट करता है, चीफ इंस्पेक्टर अपॉइंट करता है। तो दी स्टेट गवर्नमेंट्स अपॉइंट इंस्पेक्टर एंड चीफ इंस्पेक्टर्स, तो डिफरेंट लेवल के ऑफिसर्स हैं जो फैक्ट्री चेक करने के लिए अपॉइंट्स किए जाते हैं। एवरी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स शैल बी एंड इंस्पेक्टर्स फॉर हिज डिस्ट्रिक्ट्स। अब यहाँ पर क्या है, हर डिस्ट्रिक्ट्स का जो मजिस्ट्रेट्स है वो ऑटोमेटिकली आप समझ लो इंस्पेक्टर्स के रूप में ट्रीट किए जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज इंस्पेक्टर्स। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स भी फैक्ट्री इंस्पेक्शंस कर सकता है, आप ये ध्यान देना। क्लियर ना? चीफ इंस्पेक्टर्स इज अपॉइंटेड फॉर द होल स्टेट्स, और चीफ इंस्पेक्टर्स को होल स्टेट्स के लिए अपॉइंट्स किए जाते हैं। यानी कि एक चीफ इंस्पेक्टर्स अपॉइंट होता है और ये सब सारे जितने भी इंस्पेक्टर्स होंगे ना उनके हेड होंगे। यानी चीफ इंस्पेक्टर्स इज अपॉइंटेड फॉर द इंटायर स्टेट्स। जैसे वेस्ट बंगाल्स में एक चीफ इंस्पेक्टर्स होगा जो सब फैक्ट्री इंस्पेक्शंस को सुपरवाइज करेगा, आप याद रखना। अब हमें ये भी देखना है पावर्स क्या है इंस्पेक्टर्स का, ये क्या बताना चाह रहा है ये समझिए। सबसे पहला है, जब हम पावर्स की बात करते हैं तो कुछ इन्हें पावर दिया गया है, यानी इंस्पेक्टर्स के पास में कुछ स्पेशल पावर्स होते हैं जिसे वो फैक्ट्री चेक कर सकता है। तो कुछ सर्टेन पावर्स है जिसे हम समझते हैं। पहला है मेक एग्जामिनेशंस ऑफ प्रीमाइसेस प्लांट एंड मशीनरी आर्टिकल्स और सब्सटेंस। यानी ये इंस्पेक्टर्स चेक करेगा फैक्ट्री बिल्डिंग्स, मशीन्स, रॉ मटेरियल। यानी इंस्पेक्टर्स कैन एग्जामिन फैक्ट्री प्रीमाइसेस मशीन्स एंड मटेरियल्स। मशीन सेफ है या नहीं है ये इंस्पेक्टर्स चेक करेगा। गॉट माय पॉइंट्स। नेक्स्ट है इंक्वायरी इनटू एनी एक्सीडेंट और इंसिडेंट्स और रिजल्टिंग इनटू डेथ और इंजरी और डिसेबिलिटी। गॉट माय पॉइंट्स। अगर एक्सीडेंट हो तो इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशंस करेगा, ये रीजन फाइंड आउट करेगा। इंस्पेक्टर्स कैन इन्वेस्टिगेट एक्सीडेंट कॉजिंग डेथ और इंजरी। जैसे अगर मान लो मशीन्स के जरिए एक्सीडेंट्स हुआ तो इंस्पेक्टर्स ये रिपोर्ट बनाएगा जो ऐसा क्यों हुआ। इंस्पेक्शंस ऑफ एनी रजिस्टर्स और एनी अदर डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू फैक्ट्री। गॉट माय पॉइंट्स। इंस्पेक्टर्स जो होते हैं ना, आपको ये समझ लो रजिस्टर चेक करेगा, रिकॉर्ड्स चेक करेगा। यानी इंस्पेक्टर्स कैन चेक ऑल फैक्ट्री रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स। यानी कि ये भी चेक करेगा जो अटेंडेंस रजिस्टर्स फेक तो नहीं है, इंस्पेक्टर जो है इसको पकड़ लेगा। नेक्स्ट है सेज एंड रजिस्टर्स रिकॉर्ड्स और अदर डॉक्यूमेंट्स। सर इसका मतलब क्या है, अगर कोई इलीगल डॉक्यूमेंट्स मिल जाए तो इंस्पेक्टर उसे जब्त कर सकता है, यानी कि सीज कर सकता है। इंस्पेक्टर कैन सीज डॉक्यूमेंट इफ नेसेसरी। फेक सेफ्टी रिकॉर्ड्स इंस्पेक्टर्स लेके जाएगा, एविडेंस के रूप में उसे सीज कर लेगा। टेक मेजरमेंट्स एंड फोटोग्राफ और रिकॉर्डिंग ऑफ प्रीमाइसेस और प्लांट और इक्विपमेंट्स। तो इंस्पेक्टर्स फोटो ले सकता है, मेजरमेंट कर सकता है, वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। यानी इंस्पेक्टर्स कैन टेक फोटो, मेजरमेंट्स एंड रिकॉर्डिंग्स। यानी अनसेफ मशीन्स का फोटो एविडेंस के लिए ये लेकर के जा सकता है। अब नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं
ये है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, सेक्शन 2 सब सेक्शंस के। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का मतलब क्या होता है ये समझ लेते हैं। तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का मतलब होता है मेकिंग। मेकिंग का मतलब क्या है? आप बोल सकते हो मेकिंग, ऑल्टरिंग, रिपेयरिंग्स और ऑर्नामेंटिंग, फिनिशिंग्स, पैकिंग, ऑयलिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग, ब्रेकिंग अप एंड अडप्टिंग एनी आर्टिकल्स और सब्सटेंस विथ अ व्यू टू यूज एंड सेल ऑन। सर, इसमें इंक्लूड्स क्या क्या हो सकते हैं? मेकिंग, ऑल्टरिंग यानी किसी चीज को बनाना, किसी चीज को चेंज कर देना, रिपेयर करना, पैकिंग करना और क्लीन करना और सेल के लिए रेडी करना, इन सबको हम मैन्युफैक्चरिंग के रूप में ट्रीट करते हैं। यानी कि ये जितने भी चीज मैंने बोला ना, ये सब क्या है? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। लिक्विड को पंप करना भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है। याद रखना, जैसे पेट्रोल पंप पे हम ऑयल ट्रांसफर करते हैं, ये पार्ट ऑफ प्रोसेस ही होता है। जनरेट करना, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, ट्रांसफॉर्मिंग करना, ट्रांसमिटिंग करना, ट्रांसफॉर्म करना, ये सब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। पावर जनरेशन और ट्रांसमिशन जो है ना, ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आता है। कंपोजिंग, टाइपिंग एंड बाइंडिंग और प्रिंटिंग्स, यानी प्रिंटिंग रिलेटेड काम, जैसे टाइपिंग हो गया, प्रिंटिंग हो गया, बुक बाइंडिंग हो गया, ये सब मैन्युफैक्चरिंग है। प्रिंटिंग एंड रिलेटेड वर्क, ये सब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का पार्ट है। कंस्ट्रक्टिंग, रिपेयरिंग एंड फिटिंग एंड फिनिशिंग, यानी जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क है, जो भी आप बनाते हो, रिपेयर करते हो, फिनिशिंग करते हो, ये सब इंक्लूड्स होते हैं। कंस्ट्रक्शंस एंड रिपेयर्स वर्क्स आर इंक्लूडेड, जैसे फर्नीचर बनाना, ये सब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का ही क्या है? पार्ट है। गॉट माय पॉइंट्स? जितने भी ब्रेकिंग शिप्स और वेसल्स, ये सब किसका पार्ट है? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का ही पार्ट है। शिप या वेसल्स को जो ब्रेक करते हैं, ये सब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आता है। ब्रेकिंग ऑफ शिप्स और वेसल्स इज आल्सो कंसीडर्ड अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। गॉट माय पॉइंट्स? प्रिजर्विंग और स्टोरिंग एनी आर्टिकल्स इन कोल्ड स्टोरेज, यानी कि कोल्ड स्टोरेज में गुड्स को प्रिजर्व करना भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है। यानी स्टोरिंग गुड्स इन कोल्ड स्टोरेज इज ऑल्सो अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। कोल्ड स्टोरेज में आप फ्रूट रख रहे हो, ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में काउंट होगा। गॉट माय पॉइंट्स? अब नेक्स्ट हमारा मिसलेनियस है। मिसलेनियस में स्वीपिंग ऑफ फैक्ट्री, डेली, यानी फैक्ट्री की सफाई डेली होनी चाहिए। फ्लोर वॉश, फैक्ट्री मस्ट बी क्लीन, डेली होना चाहिए। फ्लोर वॉश जो हमारा है, हर वीक जो है वॉश करना जरूरी है। उसके बाद पेंटिंग डोर एंड विंडो, यानी कि डोर और विंडो को हर 5 साल में पेंट करना जरूरी है। उसके बाद है स्पेस। स्पेस का मतलब क्या है? मैं रिपीट कर रहा हूँ, लेटरिन और यूरिनल 6 मीटर अवे फ्रॉम ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए। यानी कि जो टॉयलेट जो है ना, वो ड्रिंकिंग वाटर से कम 6 मीटर दूर होनी चाहिए, ये याद रखना। टॉयलेट मस्ट बी एटलीस्ट 6 मीटर अवे फ्रॉम ड्रिंकिंग वाटर्स। नेक्स्ट आपका है लेटरिन एंड यूरिनल्स। लेटरिन एंड यूरिनल्स का मतलब क्या है, ये तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब यहाँ पर कुछ और भी प्रोविजंस है जो आपको याद रखना क्या है बेटा, बहुत जरूरी है। कुछ ऐसे भी प्रोविजंस है जो आपको याद रखने पड़ेंगे। प्रोविजंस रिलेटिंग, बिल्कुल, प्रोविजंस रिलेटिंग टू हैजार्डेड प्रोसेस, मैं इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंस में लिख देता हूँ। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंस में हम किसकी बात कर रहे हैं? हम हैजार्डस प्रोसेस की बात कर रहे हैं। तो हैजार्डस प्रोसेस का मतलब क्या होता है? वो डेंजरस काम जो केमिकल, गैस, इन सब की जगह पे होता है। यानी कि हैजार्डस प्रोसेस इन्वॉल्व डेंजरस सब्सटेंस और एक्टिविटी। जैसे केमिकल फैक्ट्री होगा ना, उसमें हाई रिस्क एरिया कवर्ड होता है। दी कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ साइट्स कमिटी, इसका मतलब क्या है ये समझ लीजिए। सेक्शन 41 सब सेक्शन ए, ये क्या बोल रहा है ये समझना बहुत जरूरी है। स्टेट गवर्नमेंट्स एक कमिटी बनाता है। स्टेट गवर्नमेंट कंस्टिट्यूट्स ऑफ साइट अप्रेजल कमिटी। स्टेट गवर्नमेंट्स एक कमिटी बनाता है। दिस कमिटी शैल एग्जामिन एप्लीकेशंस फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ फैक्ट्री हैविंग हैजार्डस प्रोसेस, यानी कि कहने का मतलब है, ये जो कमिटी है ये चेक करेगा कि हैजार्डस ये फैक्ट्री में अलाउड है या नहीं है।
जैसे केमिकल प्लांट खोलने से पहले गवर्नमेंट की अप्रूवल लेना जरूरी होता है। यानी स्टेट गवर्नमेंट फॉर्म्स अ साइट अप्रेजल कमेटी टू इवैल्यूएट हैजार्डस फैक्ट्री, यानी वो चेक करता है। स्टेट गवर्नमेंट्स बिल्कुल के पास इसके पास पावर होता है कमेटी बनाने का। यानी स्टेट गवर्नमेंट्स में फॉर्म दिस कमेटी, न्यू फैक्ट्री की अप्रूवल चाहिए तो कमेटी ही ये डिसाइड करेगा जो आपको अप्रूवल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कमिटी सेल कमिटी will send its recommendations to the state government within 90 days। सर इसका मतलब क्या है ये आप समझ लीजिए। यानी कि जो कमेटी है ना, ये अपनी रिकमेंडेशन यानी कि सजेशन गवर्नमेंट को भेजेगा और फिर फाइनल डिसीजंस गवर्नमेंट लेगा। कितने दिनों के अंदर लेगा? 90 दिनों के अंदर लेगा। यानी कि दी कमिटी सेंड रिकमेंडेशन टू दी गवर्नमेंट्स विद इन 90 डेज। आप ये याद रखना। कंपल्सरी डिस्क्लोजर्स और ऑफ इंफॉर्मेशन बाय द ऑक्यूपायर, यानी कि जो भी काम, याद रखना, स्टेट गवर्नमेंट्स कमेटी की रिकमेंडेशंस मिलने के बाद 90 दिन के अंदर ये डिसीजंस लेता है। और उसके साथ ही साथ मैंने बोला ऑक्यूपायर, यानी कि जो डिसीजंस लेने वाला है वो सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यानी कि डायरेक्टर्स या ओनर उसे डिस्क्लोज करना पड़ेगा, स्पेशली हजार्डस प्रोसेस के बारे में। यानी दी ऑक्यूपायर मस्ट डिस्क्लोज और रेलिवेंट इंफॉर्मेशन अबाउट हजार्डस। जैसे केमिकल फैक्ट्री है तो आपको ये बताना पड़ेगा कि कौन सा केमिकल यूज हो रहा है। कॉर्मा पॉइंट्स, स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑक्यूपायर इन रिलेशन टू हैजार्डस प्रोसेस, यानी हैजार्डस फैक्ट्री में ऑक्यूपायर की एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सेफ्टी और कंट्रोल के लिए। यानी कि द ऑक्यूपायर हैज स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन हैजार्डस प्रोसेस। जैसे गैस प्लांट की जो ओनर होंगे ना, उसको सेफ्टी मेजरमेंट्स ना काफ़ी मेंटेन करने पड़ेंगे, ये काफ़ी स्ट्रिक्ट होगा। पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू अपॉइंट इंक्वायरी कमेटी। अब यहाँ पर क्या है ये समझिए। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना, ये इंक्वायरी कमेटी बना सकती है अगर कोई सीरियस इशू है तो सेंट्रल गवर्नमेंट कैन अपॉइंट एन इंक्वायरी कमेटी। यानी कि अगर कोई बड़ा एक्सीडेंट होगा तो सेंट्रल इंक्वायरी टीम जो है ना वो इन्वेस्टिगेशंस करेगा। नेक्स्ट है इमरजेंसी स्टैंडर्ड्स। इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए स्पेशली सेफ्टी स्टैंडर्ड बनाया जाता है। इमरजेंसी स्टैंडर्ड आर सेट फॉर हैंडलिंग डेंजरस सिचुएशन। जैसे गैस लीक हो जाएगा तो उस वक्त आपके पास में क्या ऑप्शन रहेगा, इसके लिए इमरजेंसी प्लान जो है ना वो फॉलो करना होगा। वर्कर पार्टिसिपेशन इन सेफ्टी मैनेजमेंट्स। अब यहाँ पर क्या है, वर्कर भी सेफ्टी डिस्क्लोज में पार्टिसिपेट करता है। वर्कर्स बोलता है कि मशीन जो है वो अनसेफ है, मैनेजमेंट्स को इसके लिए एक्शंस लेना पड़ेगा। लिमिट ऑफ केमिकल एंड सब्सटेंस, यानी कि केमिकल एक लिमिट में यूज करना होगा, ज़्यादा डेंजरस लेवल अलाउड नहीं है। देयर आर लिमिट टू द यूज ऑफ केमिकल्स एंड सब्सटेंस। ये आप समझ में आ रहा है जो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये सारे चीज़ आपको करने पड़ेंगी। तो ये जो हमारा चैप्टर्स जो था फैक्ट्रीज एक्ट का, ये पूरी तरीके से हमने कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू सो मच।